बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अरशद महमूद, सीनियर रजिस्ट्रार पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी एट चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर। सो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमने पेशेंट हमारे पास आते हैं विद बायलैटरल टोसिस, उसको हमने कैसे अप्रोच करना है इन शॉर्ट केस और लॉन्ग केस। उसका एग्जामिनेशन में हमारे माइंड में क्या चीज़ होनी चाहिए और हमारे एग्जामिनेशन की क्या स्कीम होनी चाहिए। अगर आप पीडियाट्रिशियन है, पीडियाट्रिक मेडिसिन में इंटरेस्टेड है, तो हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरशद महमूद चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इसको देखने के लिए आप इसको प्ले लिस्ट की फॉर्म में देखें और अपने इंटरेस्ट की प्लेलिस्ट को चूज करें। वो आपके शॉर्ट केसेस हो सकते हैं, आपके लॉन्ग केसेस हो सकते हैं, आपकी हिस्ट्रीज हो सकती हैं, आपके टॉक स्टेशन हो सकते हैं, आपकी रेडियोलॉजी हो सकती है, ईईजी ईसीजी की वीडियोस हो सकती हैं, या स्पॉट डायग्नोसिस केस सीरीज हो सकती हैं। सो अपनी पसंद की प्लेलिस्ट को चूज करें और उसके मुताबिक अपनी वीडियोस देखेंगे तो आपको सर्च करना आपके लिए आसान होगा। दूसरों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। आई होप कि ये चैनल आपकी एग्जाम के लिए और प्रैक्टिकल आपके जो पेशेंट के चेकअप और उनकी मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल साबित होगा। डेफिनेटली जब भी कोई बच्चा आपके साथ आता है, इसको बायलैटरल टोसिस होती है, तो आपके माइंड के अंदर कुछ डिफरेंशियल घूम जाना चाहिए और आपने एग्जामिनेशन भी उन्हीं चीज़ों को देख के करना है। अगर हम डिफरेंशियल्स की बात करें तो डेफिनेटली जब बच्चा आपके पास बायलैटरल टोसिस के साथ आएगा, आपके माइंड के अंदर आता है कि क्या ये कंजेंटल टोसिस तो नहीं है। फिर आपके माइंड के अंदर आता है क्या ये थर्ड नर्व पाल्सी तो नहीं है। फिर आपके माइंड के अंदर आता है क्या ये हॉर्नर सिंड्रोम तो नहीं है। फिर आपके अंदर कोई मसल के डिसऑर्डर आ जाते हैं, इसके अंदर कंजेंटल मायोपैथीज हैं, फिशर-स्कैपुलर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। इस तरह हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के डिसऑर्डर हैं लाइक मायस्थीनिया ग्रेविस, कंजेंटल मायस्थीनिया सिंड्रोम। इसी तरह हमारे जो नर्व्स के डिसऑर्डर है लाइक मिलर फिशर दैट इज वेरिएंट ऑफ जीबीएस। और इसी तरह माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर जो है वो भी बायलैटरल टोसिस कराते हैं। और ब्रेन स्टेम के ट्यूमर भी आपको बायलैटरल टोसिस के साथ प्रेजेंट कर सकता है। अगर ब्रेन स्टेम के ऊपर, अगर आपका कोई मिड ब्रेन के ऊपर कोई ट्यूबरकुलोमा पड़ा है, कोई एसओएल पड़ा हुआ है, तो वो भी टोसिस करा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को अपने माइंड के अंदर आपके आ जानी चाहिए कि ये चीज़ें हो सकती हैं। इस तरह थायराइड मायोपैथी है और टेलोजा हंट सिंड्रोम भी बायलैटरल टोसिस करा सकता है। तो एग्जामिनेशन से पहले आपके माइंड के अंदर एक चीज़ें घूम जानी चाहिए कि मैंने इन इन चीज़ों को देखना है, और इस तरह आपकी एग्जामिनेशन की स्कीम बनती है। सो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल्स हैं जिनको आपने असेस करना है और चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप पेशेंट के पास जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चे के अंदर टोसिस है। अगर ओवियस टोसिस होगी तो आपको वो तो नजर आ जाएगी। तो आपने टोसिस को देखते हुए देखना है कि बच्चे की टोसिस कितनी सीवियर है, और बच्चे का ओवर व्यू देखना है, उसका फेस कैसा है, उसके अगर फेशियल एक्सप्रेशन है कि नहीं है। जो कंजेनिटल मायोपैथीज के बच्चे होते हैं उनमें टोसिस होती है, उनके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत मास्क्ड होते हैं, उनके अंदर एनजीबी हो सकती है, उनकी ड्रूलिंग हो सकती है, उनका मुंह खुला हो सकता है, उनके जो है ना वो अपर लिप जो है टेंटेड शेप में होते हैं, और उनका पैलेट जो होता है वो हाई आर्च होता है, ठीक है। और ओवरऑल उनकी बिल्ड जो होती है वो बड़ी वीक से होते हैं। तो ये टिपिकल होता है कंजेनिटल मायोपैथी वाले। आपने उससे बात करनी है, उससे उसकी वॉइस देखनी है, ठीक है। तो वॉइस जब देखोगे तो आपको नजर आ जाएगा कि उसके अंदर हाइपरनेज़ैलिटी तो नहीं है, उसकी नाक से आवाज ज्यादा तो नहीं आ रही, तो आपको उसकी बल्बर वीकनेस का कुछ ना कुछ एलिमेंट वहां से मिल जाएगा। आपने उससे हाथ मिलाना है, तो उससे हाथ जब मिलाएंगे आप, तो डेफिनेटली उसकी हैंड ग्रिप से उसकी जो हाथ की वीकनेस है वो आपको मिल जाएगी। और अगर उसको मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो डेफिनेटली आपको जो है वहां से मायोटोनिया मिल जाएगा। तो ये तो एक जाते ही आपके माइंड में की जाएगी कि आपने उसको देखा, उसकी टोसिस को देखा, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखा, उसकी वॉइस को नोट किया, उससे हाथ मिलाया, तो कुछ ना कुछ आपको वहां पे हिंट मिल जाएगा। अब स्टार्ट कैसे करना है? अगर तो ओवियस टोसिस है और एग्जामिनर कहता है कि भाई ऑब्जर्व द चाइल्ड एंड प्रोसीड, तो आप टोसिस से ही स्टार्ट करें। आप देखें उसकी टोसिस बायलैटरल है, तो उसके बाद उस टोसिस को एस्टेब्लिश करें और उसके बाद उसकी जो है वो आई मूवमेंट कराएं। जब आप आई मूवमेंट कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर ऑप्थेल्मोप्लेजिया है या नहीं है। उस तरह आपने उसके जो है वो आई के अंदर प्यूपल्स देख लेने हैं, ठीक है, और प्यूपल का साइज देखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे आपको दो तीन चीजें निकल जाएंगी आपकी। अगर पेशेंट को टोसिस है और उसके अंदर जो है वो उसकी आई जो है डाउन एंड आउट है, ठीक है, तो ये थर्ड नर्व पाल्सी है, और उसका उसका प्यूपल डायलेटेड है आपका। सो टोसिस विद डायलेटेड प्यूपल एंड डाउन एंड आउट आई, दैट इज थर्ड नर्व पाल्सी। अगर टोसिस है बट उसके प्यूपल नॉर्मल है, उसकी आई डाउन और आउट डेविएटेड नहीं, तो ये थर्ड नर्व पाल्सी वाली टोसिस नहीं है। अपने बच्चे की माँ पे नजर डालनी है और देखना है, अगर माँ को टोसिस है तो दैट कैन बी सिंपल कंजेनिटल टोसिस, बट उसके अंदर ऑप्थेल्मोप्लेजिया नहीं होगा। तो अगर बच्चे की टोसिस है और उसका ऑप्थेल्मोप्लेजिया है, तो फिर आपके या तो मस्कुलर काज है, या फिर न्यूरोमस्कुलर काज है, या फिर कोई माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी है, या कोई जीबीएस के वेरिएंट्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। सो अगर पेशेंट की टोसिस है और साथ में उसको ऑप्थेल्मोप्लेजिया है, तो लेस लाइकली है कि थर्ड नर्व इज द काज। हाँ, 3, 4, 6 जब होंगी तो फिर आपको ये चीज मिल सकती है कि उसकी टोसिस भी होगी और उसका ऑप्थेल्मोप्लेजिया होगा, बट उस सूरत में आपका प्यूपल भी डायलेटेड होगा। जब थर्ड नर्व पाल्सी आती है तो प्यूपल आपका डायलेटेड होता है।
यहाँ पे अगर आपने देख लेना है कि बच्चे का प्यूपल जो है वो कैसा है। तो अगर बच्चे को हॉर्नर सिंड्रोम होगा, यूजुअली यूनिलेटरल होता है और उसके अंदर प्यूपल कंस्ट्रिक्टेड होता है और आई की मूवमेंट्स नॉर्मल होती हैं। अदर देन इसके आप देख सकते हैं बच्चे के अंदर कि उसके इस एरिया की फेशियल एरिया की स्वेटिंग तो नहीं हो रही, जो कि डिफिकल्ट है एग्जाम सेटिंग में। और दूसरा उसको असेस करना और बताना, और दूसरा उसका सीरियस स्पाइनल रिफ्लेक्स आप चेक कर सकते हैं फॉर द हॉर्नर सिंड्रोम। सो अगर तो पीपल उसका कंस्ट्रिक्टेड नहीं है तो लेस लाइकली है कि बच्चा वो हॉर्नर सिंड्रोम होगा। और बायलेटरल हॉर्नर सिंड्रोम अगेन थोड़ा सा रेयर है। इसके बाद आपने जो है जब उसकी आपने और आपने माइंड में रखना है कि मैंने इसकी जो है उसकी ग्रॉस विजन भी देखनी है और फ्रोंडोस्कोपी भी देखनी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो डेफिनेटली आप ऑफर कर सकते हो, लेकिन ग्रॉसली आपने विजन देख लेनी है उसकी बायोलेटरल, लाइक फिंगर काउंटिंग से या उसकी इस तरह ग्रॉसली देख लेनी है आपने। उसके बाद आपने फेस देख लेना है, फेस की फेशियल नर्व की मूवमेंट देख लेनी है कि दांत दिखाओ, मुंह हवा भरो, आंखें बंद करो, तो आपने फेशियल नर्व को एस्टेब्लिश कर लेना है कि उसकी वीकनेस है या नहीं है। उसके बाद आपने डेफिनेटली ओरल कैविटी में आ जाना है, तो उसकी टंग की फेसिकुलेशन देखनी है, टंग की एट्रोफी देखनी है। टंग की मूवमेंट करा लें तो आपको 12th नर्व का फंक्शन नजर आ जाएगा। इसके बाद आपने उसका गैग चेक करना है, तो गैग चेक करके फिर आप उसके जो है बल्बर वीकनेस को देख लेंगे। और उसके बाद आपने उसकी स्पीच को देखना है, तो स्पीच से आपको अगर टंग की वीकनेस है तो डिसार्थ्रिया होगा, और अगर पैलेट की वीकनेस है तो आपको हाइपरनेजालिटी मिलेगी। इसके बाद डेफिनेटली आप जो है वो बच्चे की जो है वो उसको गेट पे चलाएंगे। तो बच्चों को आप चलाएंगे, अगर उसको टेक्सिया मिल रहा है तो टेक्सिया कैन बी बिकॉज ऑफ मिलर फिशर सिंड्रोम, टेक्सिया कैन बी बिकॉज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर लाइक कर्न सायर सिंड्रोम। ठीक है, तो इसके अंदर आपको टेक्सिया मिलता है। फिर आपने उसका वहीं गॉवर कराना है। अगर गॉवर पॉजिटिव है तो दैट कैन बी केस ऑफ माइस्थीनिया, दैट कैन बी केस ऑफ माइटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और फेशियोस्कैपुलोह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। उसके बाद आपने उसके जो है वो पावर चेक करनी है। अगर प्रॉक्सिमल वीकनेस मोर मार्क्ड है तो ये आपके मायोपैथीज में चला जाता है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथीज है या फेशियोस्कैपुलोह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, कंजेनिटल मायोपैथीज है। अगर डिस्टल वीकनेस ज्यादा है तो ये फिर आपके माइटोकॉन्ड्रियल मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज या फिर आपके जो जीबीएस वेरिएंट्स है उसके अंदर चला जाता है। इसके बाद आपने उसके रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं। अगर उसको हाइपोरिफ्लेक्सिया है तो डेफिनेटली ये अगेन फेवर करता है टेक्सी हाइपोरिफ्लेक्सिया ऑप्सोलोप्लीजिया फेवर्स मिलर फिशर, दैट इज वेरिएंट ऑफ जीबीएस। आपने उसकी विंगिंग स्कैपुला देख लेनी है, तो अगेन वो आपको फेशियोस्कैपुलोह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर मिलता है। इसके बाद आपने उसका डेफिनेटली माइटोनिया के साइंस देखने हैं। अगर माइटोनिया पॉजिटिव है तो डेफिनेटली वो फिर माइटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का एक फीचर आ जाता है। अदर देन दैट आपने उसके डेफिनेटली आपने उसके जो है वो रिगार्डिंग जब आपके डिफरेंशियल्स दोगे आप, तो उसमें डेफिनेटली आप माइसीनिया भी रखोगे, तो आपने फिर उसके जो है वो साइंस ऑफ फिटिगेबिलिटी परफॉर्म करने हैं। इसके अंदर डिफरेंट साइंस हैं, लाइक आप पेशेंट को कहते हो कि भाई आप छत की तरफ देखें, ऊपर उंगली करते हैं और आप कहते हैं मेरी उंगली की तरफ देखो और इसकी तरफ देखते रहो। ठीक है, और आपने एटलीस्ट 45 टू 60 सेकंड्स की ये चीज करवानी है। ठीक है, तो उस तरह अगर उसकी टोसिस वर्स करती है तो आपका साइन ऑफ फिटिगेबिलिटी पॉजिटिव होता है। कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम में आपके पास 5 मिनट होते हैं शॉर्ट केस के अंदर, तो वो साइन कराएं जो कि मतलब ऑलरेडी फटीक है। हालांकि अगर पेशेंट को टोसिस है तो आप टोसिस का ही साइन कराएं। अगर पेशेंट के हाथ में ग्रिप नॉर्मल पावर नॉर्मल है तो लेस लाइकली है कि जब आप उसको फिटिगेबिलिटी चेक करने के लिए उससे कहते हैं कि भाई अपने हाथ बंद करो और खोलो 1 मिनट के लिए, तो इसके अंदर पॉजिटिव होने का चांस, अगर उसको ऑलरेडी टोसिस है ज्यादा है एज कम्पेयर टू हैंड के अंदर, अगर उसके हैंड के अंदर वीकनेस नहीं है तो लेस लाइकली है कि उसका माइसीनिया जनरलाइज ना हो, तो आपके हैंड के अंदर ग्रिप के साइन नेगेटिव आ सकता है। तो शॉर्ट केस में कोशिश करें कि वो साइन परफॉर्म करें जहां ऑलरेडी मसल वीकनेस है। लाइक उसकी नेक की अगर वीकनेस है तो आप उसे बेड की साइड पे इस तरह लिटाएं कि उसका जो नेक का हेड का एरिया है वो बेड से थोड़ा नीचे हो, उसे नीचे करें और उसे कहें अपना सर ऊपर करके रखें, मतलब बेड से पीछे लेके जाना है आपने बेड की साइड पे, और उसके नेक फ्रीली हैंग कर रहा है, उसने कहना है अपने नेक और हेड को मेंटेन रखें। तो पेशेंट थक जाता है। आपने कोई भी साइन करवाना है तो एटलीस्ट 45 टू 60 सेकंड उसको उस पोजीशन में रखना है, तब आपको फिटिगेबिलिटी मिलती है। जो अदर साइंस है, लाइक मैंने बताया था कि फिस्टिंग करवानी है आपने उससे, और ओवरहेड अबडक्शन हैंड की करानी है, और आपने देखना है कि वो बच्चा कितना थक जाता है, तो ये साइन ऑफ फिटिगेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, तो चूंकि ये मल्टी सिस्टेमिक होते हैं तो आपने उसका हार्ट भी देख लेना है। हार्ट वैसे भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज के अंदर भी इंपॉर्टेंट है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डेफिनेटली उसके अंदर आपको हार्ट ब्लॉक्स और ये फाइंडिंग मिलती है, और डेफिनेटली आपने एट द एंड एग्जामिनेशन आपने उसके जो है फ्रोंडोस्कोपी जरूर ऑफर करनी है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर के अंदर आप डेफिनेटली आपको जो है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा मिलता है। इस तरह जो हमारी अगर सिंपल फाइंडिंग आपकी आईज के अंदर है, ठीक है, तो जो सीपीओ दैट इज क्रोनिक प्रोग्रेसिव एक्सटर्नल ऑप्थेल्मोप्लेजिया, वो टाइप ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर है। इसके अंदर सिर्फ हमें जो है वो टोसिस और एक्सटर्नल ऑप्थेल्मोप्लेजिया मिलता है। लेकिन अगर हम कर्व सायर की बात करें तो उसके अंदर टोसिस ऑप्थेल्मोप्लेजिया के अलावा पेशेंट के अंदर जो है वो अदर सिस्टमिक फीचर मिलते हैं, लाइक उसमें टेक्सिया हो सकता है, न्यूरोपैथी हो सकती है, हियरिंग लॉस हो सकता है, और कार्डिक ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक हो सकते हैं। मैसीनिया मैंने बताया था कि मैसीनिया जस्ट आपका जो है वो प्रेजेंट कर सकता है विद यूनिलेटरल टोसिस, और बायोटोसिस ऑप्थेल्मोप्लेजिया के साथ प्रेजेंट कर सकता है, वो फेशियल मास्किंग इफेक्ट के साथ प्रेजेंट कर सकता है, वो बल्बर वीकनेस के साथ प्रेजेंट कर सकता है, और जनरलाइज वीकनेस के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी मसीनिया के अंदर क्या वो क्राइसिस में है,
टाइप ऑफ मसीनिया क्या है, क्या वो सिंपल ओकुलर मसीनिया है, ये जनरलाइज मसीनिया है, ये बल्बर मसीनिया है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके सिम्टम वेरी कर सकते हैं। तो इस स्कीम से आपने इस बायोलेटरल टोसिस केस को एग्जामिन करना है और इस स्कीम से आपने उसके डिफरेंशियल्स देने हैं। थैंक यू।